सभी श्रोताओं को नमस्कार। सरकार की औद्योगिक नीतियों और संभावनाओं को स्थानीय साधनों के आधार पर जिले के लिए विकास कार्यक्रम तैयार करने का कार्य होता है डीआईसी यानी कि जिला उद्योग केंद्र और वाणिज्य विभाग का। डीआईसी की क्या भूमिका है और स्वरोजगार में किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र अलवर के उप निदेशक श्री गणेश कुमार शर्मा को। गणेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत भी स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार श्रोतागणों, सभी को नमस्कार। हम बातचीत की शुरुआत में ये जानना चाहेंगे कि डीआईसी यानी कि जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र अलवर की क्या भूमिका है, किस तरह से कार्य करता है ये? श्रोताओं, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जिले के औद्योगिक विकास के लिए कार्य करता है। जिले में जो औद्योगिक विकास के लिए योजनाएं कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, उनका जमीनी धरातल पर संचालित करता है और उन्हें मूर्त रूप प्रदान करता है। जिला उद्योग केंद्र की स्थापना के बारे में मैं बात करूं तो जिला उद्योग केंद्र 1977 से पूरे देश में एक ही मॉडल डेवलप किया गया, एक ही मॉडल विकसित किया गया, जिसमें यह तय हुआ कि एक ही छत के नीचे औद्योगिक विकास के सारे कार्यक्रमों को मूर्त रूप दिया जाए। इसी कड़ी में उद्योग विभाग के ऑफिसर्स के नेतृत्व में एक टीम होती है जो औद्योगिक विकास के लिए सहायताएं और सुविधाएं प्रदान करती है। दूसरी और एक रीको जैसी संस्था है जो उद्यमियों को भूमि आवंटित कराती है। तीसरी राजस्थान वित्त निगम है और बैंकिंग सेक्टर्स में बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो वित्तीय सुविधाएं प्रदान करती है। तो ये सब एक ही छत के नीचे बैठकर औद्योगिक विकास को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। जी, चलिए, मोटे तौर पर आपने बताया कि जो डीआईसी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है उसकी क्या भूमिका है, किस तरह से कार्य करता है। अब क्योंकि आज की जो ज्वलंत समस्या की हम बात करें वो है बेरोजगार की। यहाँ बेरोजगारी चारों तरफ देखती है और हमारे जो युवा है वो खास तौर पर इससे काफ़ी त्रस्त भी हैं, सब रोजगार चाहते हैं। तो ऐसे में हम आज खास तौर पर बातचीत करना चाहेंगे कि उद्योग और वाणिज्य विभाग अलवर की तरफ से कौन कौन सी ऐसी स्वरोजगार की योजनाएं हैं जो संचालित की जाती हैं। तो सबसे पहले उनके नाम बताइए, इसके बाद हम उनके विस्तार से बातचीत करेंगे। श्रोताओं, जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र अलवर द्वारा स्वरोजगार के लिए स्पेशली 3 योजनाएं अभी हम संचालित कर रहे हैं, जिसमें पहली है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, दूसरी है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना और तीसरी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। जी, तो अब हम क्रमवार एक एक की बात करते हैं। आपने PMEGP यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में बताया, तो सबसे पहले क्योंकि हमारे युवा साथी ये जानना चाहेंगे कि योजना क्या है, किस प्रकार से उनकी सहायता हो सकती है, तो ये बताएं कि क्या है ये योजना और किस तरह से एक युवा जुड़ सकता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत अभी फिलहाल 50 लाख तक की ऋण सुविधा नए उद्यम स्थापित करने पर प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई युवा या बेरोजगार व्यक्ति या कोई उद्यमी अपना नया कामकाज करना चाहता है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहता है या सर्विस एंटरप्राइजेज लगाना चाहता है या यूं कहें कि कोई ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करना चाहता है, तो उसे 50 लाख तक की ऋण सुविधा 15 से 35% अनुदान के साथ प्रदान की जाती है। तो इसमें यह होता है साहब कि यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करता है तो उसमें 50 लाख तक का ऋण दिया जाता है। सर्विस एंटरप्राइजेज स्थापित करता है तो उसे 20 लाख तक की ऋण सुविधा दी जाती है। इसमें यदि कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी का है और जनरल कैटेगरी का और ग्रामीण क्षेत्र में अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है तो उसे 25% अनुदान, और जनरल के अलावा महिला, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं तो उन्हें स्पेशल कैटेगरी का फ़ायदा देकर ग्रामीण क्षेत्र में 35% सब्सिडी का लाभ दिया जाता है जी। और यदि वो ऐसा करना चाहता है कि मैं 50 लाख से भी अधिक
ऋण लेना चाहता है या वो लेना चाहता है तो उसे केवल 50 लाख तक की ही सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। जैसे मान लो कोई एंटरप्रेन्योर या उद्यमी 1 करोड़ का ऋण लेना चाहता है तो उसे 50 लाख तक की सब्सिडी का, ग्रामीण क्षेत्र में वो काम कर रहा है, स्पेशल कैटेगरी का है, तो 17.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी उसको दी जाती है। जी, एक भ्रम ये भी है कि क्या डीआईसी सीधे तौर पर ऋण देता है? कई बार जो समझ नहीं पाते, बहुत सी ऐसी चर्चाएं जब होती हैं तो समझ में नहीं आता कि बैंक लोन देता है तो डीआईसी सिर्फ अनुदान देता है। इसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। देखिए, इसमें क्या होता है कि डीआईसी का रोल है औद्योगिक विकास में सहायता प्रदान करना, और डीआईसी एक फैसिलिटेटिंग एजेंसी का काम करती है, सुविधा प्रदायक एजेंसी का काम करती है। लोन देने का काम तो मूल रूप से बैंकों का ही है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ही है। यदि वो बैंकिंग नियमों को कोई उद्यमी, कोई व्यक्ति पूरा कर देता है तो जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र द्वारा उसे अनुदान प्रदान किया जाता है। तो यूं कह लीजिए हम फैसिलिटेटिंग एजेंसी हैं उसके शुरुआती चरणों में, और जब बैंक लोन कर देता है तो हम सब्सिडियरी एजेंसी के रूप में काम करते हैं। जी, जब इस प्रकार के जो लोन होता है यानी कि जो ऋण दिए जाते हैं तो उसमें क्या बैंक और आपके जो विभाग है इन दोनों की आपस में कोई बातचीत होती है या लोन के बाद आप अनुदान देने का कार्य अलग से करते हैं? बात ये होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो भारत सरकार के नियमों के अंतर्गत सभी ने बनाई रखा है कि बैंकिंग सेक्टर से लोन उपलब्ध कराएगा और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स उसको स्पॉन्सर्ड करेंगे, और यदि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्पॉन्सर्ड करते हैं किसी आवेदन को तो वो अनुदान के लिए पात्र हो जाता है। तो इसको इस तरीके से कह दीजिए कि हमने उद्यमी के या व्यक्ति के इच्छानुसार बैंक में आवेदन किया और बैंक में आवेदन भेजा, और भेजने के बाद में उस आवेदन को यदि बैंक एक्सेप्ट कर लेता है, सभी नियमों और प्रक्रियाओं को फॉलो कर देता है, तो हम उसको सब्सिडी दे देते हैं। आपके विभाग की और बैंक की क्या कोई औपचारिक बैठक भी होती है कभी? हाँ, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी होती है। वो हर तिमाही में मीटिंग आयोजित करती है, और हम ब्लॉक लेवल पर लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की अध्यक्षता में एक बीएलबीसी की बैठक होती है जिसमें बैंकिंग सेक्टर के लोग और सरकारी विभागों के प्रतिनिधि आपस में बैठकर जो भी आवेदन बैंकों में भेजे हैं उसके बारे में प्रगति रिपोर्ट्स पे बातचीत करते हैं। जी, किसको लोन मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये बैंक तय करता है, आप सिर्फ सब्सिडी तक सीमित हैं? इसको हाँ ऐसा कह सकते हैं कि हम सब्सिडियरी एजेंसी हैं, लेकिन हम बैंक का आधे से ज़्यादा काम कर देते हैं। बैंक के जो केवाईसी नॉर्म्स हैं, नो योर कस्टमर के नॉर्म्स है, उसको हमें उसके मूल दस्तावेजों को हम ले लेते हैं, उससे एफिडेविट्स ले लेते हैं कि उसने पहले कोई लाभ लिया कि नहीं लिया, तो हम उनका काम आसान करते हैं। जी, किस व्यक्ति को ऋण दिया जाना है ये भी आप तय कर लेते हैं? भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ने ये तय किया है कि इंटरव्यू सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। पहले हम इंटरव्यू के माध्यम से बैंकों में फाइल भिजवाते थे, अब 10 लाख तक के लोन को हम सीधे ही बैंकों में भिजवा देते हैं, और 10 लाख से ऊपर के लोन में हम इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में तो इंटरव्यू का ही भी प्रावधान नहीं है। हाँ, हम उस आवेदन की वाइबिलिटी का, व्यवहार्यता का, इकोनॉमिक और टेक्निकल वाइबिलिटी का निर्धारण उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के आधार पर कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी परियोजना का एक आईना होता है। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में उसकी टेक्निकल और इकोनॉमिक वाइबिलिटी छिपी होती है। तो उस वाइबिलिटीज़ के आधार पर हम बैंकों में आवेदन प्रेषित कर देते हैं। चलिए, ये तो बात हमने की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में, जिसको कि PMEGP के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। तो ये योजना किस प्रकार की है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना यूँ कहिए कि राजस्थान सरकार की योजना है, लेकिन पूरे देश में एक यूनिक योजना है। यह योजना 10 करोड़ तक की ऋण सुविधा 5 से 8% ब्याज अनुदान पर उपलब्ध करवाती है। यूँ समझिए कि साहब, यदि कोई व्यक्ति
25 लाख तक का ऋण लेना चाहता है तो उसे 8% ब्याज अनुदान का फायदा जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र द्वारा दे दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति 5 करोड़ तक की ऋण सुविधा लेता है तो उसे 6% ब्याज अनुदान, और यदि 5 से 10 करोड़ तक का ऋण लेता है तो उसे 5% ब्याज अनुदान का फायदा जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा प्रदान कर दिया जाता है। जी, लघु उद्योग के लिए जो ऋण की सुविधा है उसकी सीमा क्या है? लघु उद्योग के लिए ऋण की सीमा 10 करोड़ तक की है कि आप 10 करोड़ तक की ऋण सुविधाएं इस योजना के अंतर्गत ले सकते हैं। जी, अच्छा, ऋण प्राप्त करने के लिए डीआईसी में सीधे तौर पे आवेदन करना होता है या कोई और मंच है? डीआईसी में ऑफलाइन मोड पर कोई सुविधाएं अभी फिलहाल नहीं दी जाती, हम केवल ऑनलाइन आवेदन ही आमंत्रित करते हैं। हमने आईईसी कार्यक्रमों के अंतर्गत इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के माध्यम से, यूँ कहिए इंडस्ट्रियल मोटिवेशन कैंप के माध्यम से अलग अलग जगह जाकर हम लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को बताते हैं। सरकार भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करती है, और इसी कड़ी में आज मैं आपके पास आया हूं, और यह एक माध्यम है जो हम लोगों को जागरूक करते हैं। जी, इसमें एक सब्सिडी की बात आपने कही, एक मुख्य बात है। तो जब लोन देने के बाद सब्सिडी की क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से वो उस व्यक्ति तक पहुंच पाता है? सब्सिडी की जो प्रक्रिया है, तो सब्सिडी में यदि बैंक किसी व्यक्ति को सैंक्शन और डिसबर्स कर देता है तो उसके 3 महीने के बाद में हर क्वार्टरली उसको 5%, 6%, 8% जिसके लिए भी पात्र है उसके लिए उसे दावा करना पड़ता है। बैंक के मार्फत ये दावा होता है और 5 वर्ष तक ये सब्सिडी प्रदान की जाती है, और क्वार्टरली क्लेम के माध्यम से हम सब्सिडी देते हैं। एक और योजना की हम बात करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो इसके बारे में भी हमें बताइए संक्षेप में। ये राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने एससी और एसटी वर्ग के जो लोग हैं, जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं, या यूं समझिए कि आर्थिक रूप से, सामाजिक या शैक्षणिक रूप से वो पिछड़ेपन में हैं, तो सरकार चाहती है कि ये वर्ग भी एक अपने आप में आर्थिक दृष्टि से सशक्त हो। इसके लिए ये योजना शुरू की है। ये योजना में इतना जोरदार स्कीम है, इसमें अलग अलग दृष्टि से अलग अलग सब्सिडी और छूट प्रदान की गई है। इसको इस तरीके से समझिए कि आज यदि कोई दलित वर्ग का या आदिवासी वर्ग का कोई व्यक्ति ऋण लेने जाता है बैंक में, तो बैंक उसे आसानी से ऋण उपलब्ध नहीं कराते, क्योंकि उसके पास में कोई सिक्योरिटी ऋण देने के लिए नहीं होती। इसलिए सबसे पहले राजस्थान सरकार के इस स्कीम के माध्यम से यह तय हुआ कि एससी और एसटी वर्ग के उद्यमियों के पास में, व्यक्तियों के पास में भूमि जरूर होनी चाहिए। इसलिए भूमि की कमी को दूर करने के लिए इसमें अनुदान दिया गया है, सब्सिडी दी गई है। वो इस प्रकार से है कि रिको अपने प्लॉट नीलाम करता है। इस नीलाम के माध्यम से एससी और एसटी वर्ग के जो लोग हैं, उद्यमी हैं, उनको अभी तक 5% आरक्षण की व्यवस्था थी, उसको बढ़ाकर राजस्थान सरकार ने 6% एससी एसटी उद्यमियों के लिए आरक्षित कर दिया है। दूसरा इसमें यह हुआ है कि अभी तक यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग का है और वो अपनी आरक्षित सीमा में प्लॉट खरीदना चाहता है, तो 2000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट ही उसे दिए जाते थे। इसे बढ़ाकर 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट ऑक्शन में दिए जाने लगे हैं। तीसरी बात यह होती थी कि 4000 वर्ग मीटर, 2000 वर्ग मीटर या 500 वर्ग मीटर का प्लॉट जब वो खरीदता था तो उसके पास में पर्याप्त पूंजी नहीं होते थे। इस कमी को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार ने यह तय किया है कि वो 5 से 7 वर्ष की सीमा में ऋण, जो उसके ऊपर जो प्लॉट की जो कॉस्ट आएगी, उस कॉस्ट को बियर करने के लिए वो ईएमआई भरता है या क्वार्टरली
वो भरता है उस पर जो ब्याज लगता है उसमें ब्याज पर पूरी छूट देने का प्रावधान किया है। तो उससे तो क्या होगा कि बैंक आसानी से उसको ऋण सुविधा प्रदान कर पाएंगे। जी। इसके अच्छा, ये जो योजनाएं आपने बताई है, इनमें क्या कोई शैक्षिक स्तर भी देखा जाता है? जैसे अब भीमराव अंबेडकर प्रोत्साहन योजना की हम बात करें, तो या इसमें सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति का होना ही काफ़ी है, या कुछ उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए? ऐसा कोई इस स्कीम्स में स्पेशली एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे फोकस नहीं किया है, लेकिन यदि वो एजुकेटेड है और एक्सपीरियंसदारी है तो उसको हम वरीयता देते हैं। लेकिन इसमें ये होना चाहिए कि यदि वो SC/ST समुदाय का हो और राजस्थान का मूल निवासी हो, ये सबसे पहली प्राथमिकता है इसमें। दूसरा, एक तो भूमि की मैं बात कर रहा था, तो भूमि आपको मिल गई। अब बैंक में लोन लेने के लिए वो व्यक्ति जाता है तो उसे 2 प्रकार की सब्सिडी राजस्थान सरकार ने इस स्कीम्स में शुरू की है। पहली सब्सिडी तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति लोन लेता है तो उसे 25 लाख तक का लोन लेता है, या 5 करोड़ तक का लेता है, या 10 करोड़ तक का लेता है, तो उसको ब्याज अनुदान की छूट दी गई है और साथ में एक मुश्त अनुदान, दोनों चीज़ें दी गई है। जो पहले वाली जो मैंने स्कीम्स बताई, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, वो केवल ब्याज अनुदान या मार्जिन मनी का अनुदान देते थे, लेकिन ये स्कीम्स दोनों अनुदान एक साथ प्रदान करती है। या यूँ समझिए साहब, इसमें कैपिटल सब्सिडी के रूप में या मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में एक मुश्त 25 लाख तक का अनुदान दे दिया जाता है जी। या यूँ कहें 25% या 25 लाख तक का मैक्सिमम अनुदान है। और ब्याज अनुदान के रूप में जो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 5, 6 और 8% था, उसमें 1% एक्स्ट्रा इसमें बढ़ा दिया गया है। जैसे यूँ कहिए कि 25 लाख तक का लोन यदि कोई उद्यमी लेता है तो उसे 9% ब्याज अनुदान की छूट हमारे द्वारा दी जाती है। 5 करोड़ तक का लेता है तो उसे 7% ब्याज अनुदान की छूट दी जाती है, और 5 से 10 करोड़ के बीच में वो लेता है तो उसे 6% ब्याज अनुदान की छूट दी जाती है। जी। अच्छा, ये जितनी भी तमाम योजना है, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना यदि कोई व्यक्ति चाहता है या कोई युवा चाहता है, तो उसको कहाँ संपर्क करना चाहिए? यदि कोई उद्यमी या कोई व्यक्ति हमारी योजनाओं का लाभ लेना चाहता है, तो यदि आसपास का ही है तो हमारा जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र अलवर है, जो मोती डूंगरी रोड भवानी तोप पर स्थित है। वह वहाँ आकर हमारा जो MIFC सेंटर है, एक MSME इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर है, कमरा नंबर 3 में, वहाँ पर वो सुविधाओं का लाभ ले सकता है। यदि MIFC द्वारा कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं दे पा रहा है, तो उसका प्रभारी अधिकारी मैं खुद हूँ, तो वो मुझसे आकर इन योजनाओं के विशेष जानकारी प्राप्त कर सकता है। दूसरा एक माध्यम है, वो दूसरा माध्यम हमारी वेबसाइट्स है CI राजस्थान, उस पर भी जाकर वो इन योजनाओं के बारे में जान सकता है। तीसरा, हम इंडस्ट्रियल मोटिवेशनल कैंप समय समय पर करते रहते हैं। उन कैंपों के माध्यम से उसकी प्रक्रिया के बारे में, ऑनलाइन प्रोसीजर के बारे में, दस्तावेजों के बारे में हम लोगों को बताते हैं, तो वो लाभ ले सकते हैं। जी। तो श्रोताओं, हमने जाना उद्योग और वाणिज्य विभाग की ओर से स्वरोजगार के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो आज हमने बातचीत की जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र अलवर के उप निदेशक श्री गणेश कुमार शर्मा से। गणेश जी, आपने जो विस्तार से जो जानकारी दी है, जो स्वरोजगार के बारे में बताया है, हमारे युवा साथी ज़रूर उससे लाभान्वित होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आप स्टूडियो में आए और जो समय आपने निकाला उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू साहब, धन्यवाद।